रुद्र को आगे बढ़ते देख ईसा बोली, लेकिन आज तो छुट्टी है ना? तो वीर तपाक से बोला, भाभी जी, आपके होने वाले पति की कभी छुट्टी नहीं होती। अगर रात ना होती तो ये पूरे के पूरे 24 घंटा काम करता। पर डोंट वरी, आप आ गई हैं ना, तो अब सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी छुट्टी केवल वियोद्र प्रोजेक्ट वाले एम्प्लॉय की है, बाकी सभी डिपार्टमेंट तो खुले हैं ना। इस पर ईसा थोड़ी सी झेप गई। सांस जल्दी से रुद्र के पास आई। भाई, आज पार्टी है ना? तो रुद्र उसे अपनी आंखें छोटी करके देखा। तो क्या, मैं भी जाऊंगी? मैं ही क्यों, दिशा दी, लशिका दी, जिया, अम्मा सब जाएंगे। बच्चा, वो बिजनेस पार्टी है, फैमिली पार्टी नहीं है। सिर्फ एम्प्लॉय जाएंगे, उनके अलावा कोई नहीं। यह सुनकर सांस ने अपना मुंह गुब्बारे की तरह फुला लिया और रुद्र के सीने पर अपना सर रखकर बोली, भाई, मेरे एक जाने से क्या हो जाएगा? रुद्र ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और उसे खुद से दूर करते हुए बोला, लिपस्टिक लगा कर ना मुझसे गले मत मिला करो, सट पे लग जाती है। सॉरी कहते हुए सांझ फिर से रुद्र के गले लग गई। ईशा दोनों भाई बहन को बड़ी ही गौर से देख रही थी। कौन कहेगा, ये डेविल सबके लिए जितना राक्षस है, अपनी फैमिली के लिए उतना ही लवली। तभी उसके कानों में रुद्र की आवाज़ पड़ी, अगर पार्टी करने का मन है तो घर पर रख लो या फिर किसी होटल में। रियली? ओह थैंक यू भाई कहते हुए सांस दोबारा से रुद्र के गले लग गई। दिशा मन ही मन सोचने लगी, आज से 5 साल पहले सब कुछ कितना अच्छा था ना। वो भी ऐसे ही रुद्र के गले लगती, सांझ की तरह रुद्र की गोद में चढ़ती। तब रुद्र के लिए दिशा और सांझ में कोई फर्क नहीं था। लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका था। जब से सबको पता चला था कि दिशा माँ बनने वाली है, तब से दिशा ने खुद को सबसे अलग कर लिया था और वो लंदन चली गई थी। दिशा को लग रहा था कि इन 5 सालों में उसने सबका प्यार खो दिया, वो भी इसलिए जब उसकी कोई गलती नहीं थी। उसे तो कुछ याद भी नहीं था कि उस रात उसके साथ कौन था। रुद्र जाते हुए रुक गया। उसकी नज़र गार्डन में खेल रही जिया और सारंग पर पड़ी। उसने थोड़ा रुक कर दोनों को देखा, फिर निकल गया। सांझ उत्सुकता से बोली, रोनी सर को फ़ोन करती हूँ मैं, आज शाम की पार्टी की तैयारी के लिए बोलती हूँ। नहीं सांझ, लसिका ने कहा, आज नहीं, 2 दिन से मैं लगातार ऑपरेशन में बिजी हूँ और मैं ढंग से सो भी नहीं पाई हूँ, इसलिए मैं यहाँ सोने के लिए आई हूँ। तो प्लीज़ आज नहीं, क्योंकि हमारा पूरा घर बिखरा पड़ा है और सभी नौकर सारा सामान सेट कर रहे हैं। तो आवाज़ से बचने के लिए ही मैं यहाँ आई थी। दिशा ने भी बुझे मन से कहा, मेरा भी मूड नहीं है कहते हुए वो भी अपने कमरे में चली गई। सांझ ने जब ये सुना तो उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि उसके अनुसार उसके पापा ये सब काम नहीं करते थे और न्यूज़ वालों की मानो तो वो इस समय पुलिस कस्टडी से भाग गए थे। आखिर वो रुद्र के बाद सबसे ज़्यादा प्यार अपने पापा से ही तो करती थी। विश्वजीत भी सांझ के सामने रुद्र के साथ ऐसे दिखावा करता जैसे गलती उसकी नहीं रुद्र की हो। वो रुद्र से बहुत ही प्यार से बात करने की कोशिश करता और रुद्र उसके विपरीत उनके ऊपर चिल्लाता। सांझ को भी यही लगता कि सारी गलती भाई की है, भाई बिना मतलब के ही पापा से नफरत लिए बैठे हैं। और वो भी बूझे मन से अपने कमरे में चली गई। ईसा अपने कमरे में बैठी बोर हो रही थी। वो कभी मोबाइल उठाती तो कभी टेबल पर रखे हुए बुक को उठाकर पढ़ती, लेकिन उसका मन किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा था। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, फिर भी सब अपने अपने में ही मशगूल हैं। हम 2 बहनें ही थी, लेकिन कितना मस्ती करते थे पूरे दिन। सोचते हुए ईशा ने प्रथा को फ़ोन लगाया। प्रथा ने फ़ोन उठाया। उसका मूड भी कुछ खास अच्छा नहीं था। सुबह से ही वो रोनी के बारे में सोच रही थी और ईशा का फ़ोन देखकर उसने फ़ोन उठा लिया। बोल ईशा, यार हम कब मिलेंगे? ईशा ने भारी मन से कहा। क्यों, क्या हुआ? प्रथा ने पूछा। मुझे ना तुझसे ढेर सारी बातें करनी है। बहुत ही उलझन में फंसी हुई हूँ मैं यार, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे तो उलझन फ़ोन पर भी बता सकती है, बता। मुझे ना कुछ दिन से अजीब सी फीलिंग हो रही है। जब वो डेविल मेरे साथ नहीं होता है ना, तो मुझे बुरा लगता है वो मेरे साथ क्यों नहीं है। उसके आने का इंतज़ार रहता है मुझे। हर बार मैं दरवाजे पर देखती हूँ और जब वो मेरे साथ रहता है तो पता नहीं उसे क्या क्या कहकर खुद से दूर भगाने के तरीके ढूंढते रहती हूँ। यह सुनकर प्रथा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, मेरी जान, लगता है अब तुम्हारी नौकाएं भी प्यार के समुंदर में गोते लगाने को तैयार है। क्या मतलब है तुम्हारा? ईसा ने कहा। वही जो अभी अभी
तुम्हारे अंदर ये नई नई फीलिंग जग रही है ना, इसे दूसरी भाषा में प्यार कहते हैं। प्यार? और वो भी उस डेविल से? कभी नहीं। ईसा ने मुंह बनाते हुए कहा। ओए होए, अगर उस रात तू जगी होती ना, तब देखती। उस तुम्हारे डेविल ने तुम्हारा ब्लड का इंतजाम करने के लिए ना रात के 2 बजे तक पूरे दिल्ली शहर को जगाए रखा था। और तो और 2 बजे रात तक भी लोग आ आकर अपने ब्लड का सैंपल दे रहे थे। क्या? ब्लड? हाँ, ब्लड। प्रथा ने कहा। महाकाल मंदिर से लेकर हॉस्पिटल लाने के रास्ते में तुम्हारा इतना ब्लड बह गया था कि अगर कुछ देर और तुम्हें ब्लड नहीं मिलता ना, तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी। लेकिन वो तुम्हारा डेविल ही था जिसने तुम्हें बचाया। और तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ रखा है? नहीं मेरी जान, ऐसी किस्मत सबकी कहाँ होती है। सबको इतने प्यार करने वाले कहाँ मिलते हैं। किसी किसी का प्यार तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। तुझे किससे प्यार हुआ है? ईसा ने बातों का रुख मोड़ते हुए कहा। मेरी छोड़, तू बता, तूने क्यों फोन किया था? अरे बताया ना, अजीब सी उलझन हो रही है। चल, मैं तुम्हें ना कुछ टिप्स बताती हूँ। अगर इन टिप्स में से कुछ भी तुम्हारे अंदर फील होता है ना, तो तू समझ लेना कि तुझे रुद्र सिंघानिया से प्यार है। ऐसे कैसे समझ लेना? अरे सुन तो, कहते हुए प्रथा उसे बताने लगी। टिप्स नंबर 1, जब भी वो हमारे आसपास होता है, हमारे दिलों की धड़कनें बढ़ जाती है। प्रथा ने ये बात खुमारी में भरकर कही थी। दूसरा नंबर, जब भी वो दुखी होता है तो हम भी दुखी होते हैं। तो ईशा मन ही मन सोची, इस डेविल को तो मैंने अब तक दुखी देखा ही नहीं इन 10 दिनों में। तीसरा नंबर, प्रथा अब बोलती जा रही थी, जब वो खुश होता है तो हमारे दिल को सुकून मिलता है। चौथा नंबर, जो कि अभी अभी तुमने बताया, हमें उसके आने का इंतजार रहता है और बार बार हमारी नजरें दरवाजा चूम कर आती है। और अभी अभी तो तुमने बताया कि ये फीलिंग तुम्हारे अंदर है, तो इन 4 में से सिर्फ एक ही है। अरे तो हो जाएगी, हो जाएगी। चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और प्यार एक दिन में नहीं होता है, प्यार तो होते होते होता है। ईशा ध्यान से प्रथा की बातें सुन रही थी। तुझे पता है, जब हमें प्यार होता है ना, हम अपने साथी की बातों को इनकार तो करते हैं, लेकिन दिल से नहीं। हम सिर्फ उसके सामने इनकार करने का दिखावा करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में ये होता है कि एक बार और मुझसे ये करने के लिए कहे। इसके अलावा मुझे और ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अब तक 7 साल के रिपोर्टिंग की दुनिया में मैंने सिर्फ इतना ही जाना है। और अगर मुझे कुछ नया हासिल होता है तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। फिलहाल तो अपनी बातों पर अमल कर। एक बात बताओ। हाँ पूछो, ईसा ने कहा। अब मिस्टर रॉनी वही हैं क्या? नहीं, रॉनी सर तो आज सुबह से ही नहीं है। ओके, तू क्यों पूछ रही है? नहीं, बस ऐसे ही। ओहो, अब तुम्हारी नौकाएं भी प्यार के समुंदर में गोते लगा रही हैं क्या? ईसा ने प्रथा का डायलॉग उसी के ऊपर चिपका दिया। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रथा ने कहा। अच्छा सुन, आज शाम को ना मैं घर आऊंगी, तो तू भी आ जाना। रात को हमारे यहाँ रुकना और हम सुबह शॉपिंग के लिए चलेंगे। नहीं यार, मैं नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि कल से ही हमारा काम शुरू हो जाएगा और हम सबको साइट पर जाकर देखना पड़ेगा, तो इसलिए। अच्छा, प्रथा थोड़ी सी उदास हो गई। चलो कोई नहीं, तुम अपना काम करो, लेकिन हाँ, एक दिन शॉपिंग के लिए ज़रूर चलेंगे। अरे हाँ, तुम्हारा बर्थडे भी तो आ रहा है ना, ईसा ने कहा। ठीक है, मैं टाइम निकालूंगी तुम्हारे लिए। और अगर दिन में टाइम नहीं मिला तो पूरी रात तो हमारी है। और फिर दोनों सहेलियां हंसने लगी। अब कुछ हद तक दोनों का मूड सही हो गया था। प्रथा के मन से भी रोनी का ख्याल निकल चुका था और अब ईसा को भी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर ऐसे ही हंसी मजाक करने के बाद फोन काट दिया। शाम के समय प्रथा रजनीश के साथ जा चुकी थी। रोनी भी पार्टी के लिए रेडी होने के लिए आया। उसे घर बिल्कुल शांत लगा। उसने ऊपर प्रथा के रूम की तरफ देखा तो दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगी थी। उसे समझ आ गया कि प्रथा जा चुकी है, लेकिन उसके दिल में दर्द भी हुआ। उसने एक कॉल भी नहीं किया मुझे। क्या वो मेरी बेरुखी को भांप गई है? अब मुझे क्यों बुरा लग रहा है? ये डिसीजन तो मेरा ही था कि मैं उससे दूर रहूं। सोचते हुए रोनी सोफे पर बैठ गया। अपने और प्रथा के साथ बिताए पल याद करने लगा। तभी उसका मोबाइल बजा तो रोनी ने फ़ोन उठाया। साहब, वो प्रथा मैडम बोली थी आज शाम को अपने घर चली जाएगी। उन्होंने कहा था आपको बताने के लिए। रोनी कुछ नहीं बोला और उसने फ़ोन काट दिया और रेडी होने के लिए चला गया। ईशा ने दोबारा से रुद्र को फ़ोन लगाया। कब आएंगे आप? थोड़ी सी उदास स्वर में बोली। क्या हुआ? रुद्र की शांत आवाज़ ईशा के कान में पड़ी। रुद्र की आवाज़ सुनकर जैसे ईशा के कानों में मिश्री घुल गई और उसके दिल को सुकून मिला। मुझे अकेले ठीक नहीं लग रहा है। जिया भी सो गई है,
दिशा सांझ भी अपने अपने कमरे में है। तुम रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ बस थोड़ी देर में। ओके। फोन रखते ही ईसा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और फिर वो अपने आप को आईने में देखते हुए बोली, ईसा तू पागल है क्या? तू उस डेविल के बारे में सोचकर हंस रही है? यार कहीं सच में तुझे उससे प्यार तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, मुझे उस डेविल से प्यार नहीं हो सकता। रुद्र जब घर पहुंचा तो हॉल और आंगन में कोई नहीं था। वो सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सांझ के कमरे को पार करते हुए उसके कदम रुक गए। उसके कान में जसवंत जी और देविका जी की आवाज़ पड़ी। नहीं, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मैं रुद्र को बता दूंगी। देवी, आप पागल मत बनिए। आपको क्या लगता है रुद्र कोई बच्चा है जो उसे पता नहीं होगा? जसवंत जी देविका जी के दोनों कंधे पकड़ते हुए बोले, कैसे पता होगा इस बारे में उसे? इस बात को सिर्फ 5 लोग ही जानते हैं। उनमें से एक मर चुका है और अब सिर्फ हम 4 ही बचे हैं। हम 3 पर तो भरोसा है, लेकिन लेकिन चौथा चौथा आदमी भी उसे नहीं बता सकता, क्योंकि रुद्र 7 साल की उम्र से ही उस आदमी से बात तक नहीं किया उसने ढंग से। तो वो आदमी उसे इस बारे में कैसे बताएगा? तो आप बताइए, उसे कैसे पता चला इसके बारे में? मैं अब और उसे गलतफहमी में नहीं रख सकती। मैं आज ही उसे सब कुछ बता दूंगी। देविका जी बोली, आप उसे कुछ नहीं बताएंगी। वो खुद पता कर लेगा। पता तो उसे तब होगा ना जब उसे इस बात की भनक हो लगेगी या फिर शक होगा। आज तक बाबूजी को भी इस बात की भनक नहीं लगी, तो क्या वो बाबूजी से भी बड़ा खिलाड़ी हो गया है? अगर हमसे पहले उसे भाई साहब ने ये बात बता दी तो हम अपने ही औलाद की नज़र में नीचे गिर जाएंगे। चुप हो जाइए आप, भगवान के लिए चुप हो जाइए। अभी उसे ये बात बताकर दुखी करना चाहती हैं आप? आपको पता भी है, जब से भाभी माँ का देहांत हुआ है उस समय रुद्र सिर्फ 7 साल का था और तब से ही उसे इस प्रोजेक्ट का इंतजार था। उसने सपना देखा था इस प्रोजेक्ट का। अपने माइंड ही माइंड में उसने ऐसी मशीन बना ली थी। और आज आज जब उसका ये सपना पूरा होने वाला है तो आप उसके जीवन की सच्चाई बताने की बात कर रही हैं? वो टूट जाएगा। हमारा रुद्र, वो भले ही अंडरवर्ल्ड का शेर है, पूरी दुनिया को अपने जूतों की नोक पर रखता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि आज के दिन वो दुखी हो। अब आप शांत हो जाइए, कहते हुए जसवंत जी ने देविका जी को बेड पर बिठा दिया। उसके बाद दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। रुद्र भी वहां से अपने कमरे में चला गया। 5 लोग? कौन है 5 लोग? और इनमें से एक मर चुका है। अनायास ही उसकी नज़र अपनी माँ के बड़ी सी तस्वीर पर चली गई, जो उसके बेड के सिरहाने वाली दीवार पर लगी थी। कुछ तो है जो मुझे पता नहीं है। छोटे माँ और छोटे पापा किस बारे में बात कर रहे थे? विश्वजीत तो मुझे बताने से रहा। और वो जब भी मुझसे मिलती हैं, मेरा बच्चा, मेरी औलाद, ऐसा क्यों कहती हैं? क्या इसके पीछे कोई वजह है? और ऐसा कौन सा राज है जो बाबूजी को भी नहीं पता लगने दिया इन दोनों ने? चौथा इंसान कौन हो सकता है जो इसके बारे में जानता है? तभी उसके दिमाग में तेजी से एक नाम आया, तेजा अंकल। हाँ, शायद तेजा अंकल को पता हो। वो तो छोटे पापा के दोस्त भी हैं और उनके सीक्रेट आदमी भी। ये कहते हुए रुद्र ने रोनी को फोन मिलाया और अपने कमरे से बाहर आया। तभी उसके कानों में लड़कियों की खिलखिलाती हुई आवाज़ पड़ी। उसके कदम रुक गए। आवाज़ ईसा के कमरे से आ रही थी। वो उसी तरफ बढ़ गया। रुद्र को देखकर सांझ और दिशा, जो कि ईसा को तैयार कर रही थी, एकदम से चुप हो गई। भाई, अभी आपको भाभी के दर्शन नहीं होंगे। हालांकि ईसा का पीठ रुद्र की तरफ था, फिर भी सांझ ईसा को ढकने के लिए उसके पीछे खड़ी हो गई और अपना दोनों हाथ फैला दिया। अभी आप जाइए। इस समय रुद्र के दिमाग में कुछ और चल रहा था। मैं बस ये बताने आया था कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो तुम्हें वीर लेने आएगा। उसके साथ चले जाना, मैं सीधे पार्टी में मिलूंगा। कहते हुए रुद्र तेजी से निकल गया। यह सुनकर ईसा का चेहरा उतर गया और मन ही मन बोली, ऐसे तो हमेशा हक जताते हैं, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो, और अब छोड़कर चले गए। वीर के साथ आना। ईसा मन ही मन रुद्र को कोस रही थी। ये बात सुनकर तो दिशा और सांझ दोनों भी थोड़ी सी उदास हो गई थी, क्योंकि उन्होंने ईसा का उदास चेहरा देख लिया था। इधर बाणी के घर भी बाणी का कुछ यही हाल था। बाणी ने अपना सारा ड्रेस बेड पर फैला दिया था। उसके पास एक भी इंडियन ड्रेस नहीं थी और काले रंग के अलावा उसके पास दूसरे रंग की कोई भी ड्रेस नहीं थी। वो उन कपड़ों के बीच बैठी थी। उसे बार बार जारिका अंग्रेजन का चेहरा याद आ रहा था।
जो कि वीर का हाथ पकड़ कर बैठी थी। अगर पार्टी में उसने ऐसा कुछ भी किया ना, तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। उसके सर पर जो सफ़ेद बाल है ना, उसे उखाड़ लूंगी। और वीर वीर कैसे बिना किसी झिझक के उस गोरी मैडम की बाहों में बाहें डालकर बैठा था, मानो कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। पार्टी में अगर वो उसके पास पास भी दिखा ना, तो अपने बंदूक की सारी गोलियां ना उसके भेजे में उतार दूंगी। बानी के दिमाग में कार वाली बात याद आ रही थी और वो सोचने लगी, क्या हो गया था मुझे? मैंने खुद से आगे बढ़कर वीर को किस किया? किसी नहीं, सब कुछ कर दिया मैंने तो। पता नहीं वीर मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। कहीं वो ये ना समझ ले कि मैं भी उसे प्यार करती हूँ। हे भगवान, मैं खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई? ये सब उस जारिका की वजह से हुआ है। ना मुझे जारिका की याद आती और न ही मैं वीर के करीब जाती। फिर वो खुद से सवाल करते हुए बोली, लेकिन बानी, तू पहनेगी क्या? कहीं वो जारिका मुझसे ज़्यादा सुंदर दिखी तो? अभी 3 घंटा है, ऑर्डर करूँ क्या? आ जाएगा? नहीं नहीं, वो अपने सवालों का जवाब खुद दे रही थी। तभी वहाँ पर काहिरा आई। बानी, ये क्या तुमने अपने कमरे को कपड़ा बाजार बना रखा है? अभी तक रेडी नहीं हुई? भाभी, मेरे पास एक भी इंडियन ड्रेस नहीं है। बानी मुंह बनाते हुए बोली, लाडो, इंडियन ड्रेस रहने के लिए इंडियन ड्रेस की खरीदारी भी तो करनी पड़ती है ना। और तुम बताओ मुझे, कितनी बार इंडियन ड्रेस की खरीदारी की है तुमने? ताहिरा उसके पास बगल में बैठती हुई उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आपके पास तो है ना, आप दे दो। हाँ, मेरे पास तो है और मैं दे भी दूंगी। चलो मेरे साथ। आप चलिए, मैं ये सब रख कर आती हूँ। अरे, मैं ये सब बाद में रख दूंगी, तुम चलो, नहीं तो लेट हो जाओगी। काहिरा बानी को तैयार करने लगी। वीर बीच सड़क पर अपनी कार की बोनट से टिक कर खड़ा था। जब से उसके पास रुद्र का मैसेज आया था कि ईसा को लेकर तुम्हें पार्टी में आना है, तब से उसका दिमाग खराब था और सड़क के बीचों बीच वह रुद्र को गाली दे रहा था। खुद की आइटम को तो डरा धमका कर अपने पास रखा है, अब मेरी वोट लगवा रहा है। उसे क्या पता ईसा बानी की तरह नहीं है। उसे क्या पता ईसा और बानी में कितना फ़र्क है। ईसा को हैंडल करना फिर भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बानी, ये तो सीधे मुंह पे पंच लगाती है। क्या करूं, पहले बानी को उठाऊं या ईसा को, या फिर बानी को मना कर दूं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दिमाग का ना दही करके रखा रहता है ये रुद्र सिंघानिया। खुद पता नहीं कहाँ निकल गया। ऐसा कौन सा काम था जो इस वक्त निकल गया? रुद्र वहां से जा रहा था, तभी वसीम अपनी साजबाज के साथ उसके पीछे गया। रुद्र ने उसे मना कर दिया, मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, मैं अकेले जाऊंगा। यह सुनकर वसीम के होश उड़ गए। बॉस, अभी दोनों के दोनों दुश्मन बाहर हैं और आप ऐसे में अकेले? तुम्हें लगता है मुझे अपनी सुरक्षा के लिए तुम सबकी जरूरत है? नहीं नहीं बॉस, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ। सो तुम में से कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा। जिसे भी अपनी जान प्यारी हो वो यहीं रुके, और जिसे मरना हो वो शौक से मेरे पीछे आए। कहते हुए रुद्र अपनी गाड़ी में बैठा और बहुत ही तेजी के साथ वहां से निकल गया। लगभग आधे घंटे ड्राइव करने के बाद वो एक सुनसान जगह पर खड़ा था। उस जगह पर एक बड़ा सा घर था जो शायद पहले फैक्ट्री था, और अब वो जलकर टूटकर बस उसकी थोड़ी सी इमारत और कुछ हिस्से ही थे। रुद्र इधर उधर देखते हुए उस इमारत के अंदर गया और दीवार से टिक कर किसी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में वहां पर एक और कार आकर रुकी और उसमें से तेजा बाहर आया। तेजा ने अपने चेहरे को मास्क से ढका हुआ था। वो रुद्र के सामने आकर अपना सर झुकाकर रुद्र को ग्रेट किया। रुद्र ने कुछ भी नहीं कहा तो तेजा ने पूछा, बॉस, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? मैं आपसे 3 सवाल करूँगा और आपको उसका सही जवाब देना है। कहते हुए रुद्र अपनी कमर से गन निकालकर वहीं सामने टूटी सी दीवार पर रख दिया। अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, वरना आप मुझे गोली मार सकते हैं। मुझे पता है, वो बात सिर्फ आपको ही पता है। इसीलिए अब आप बिना देर किए मुझे बताइए, मेरे जीवन की सच्चाई क्या है? मैं किसका बेटा हूँ और मेरा छोटी माँ और छोटे पापा से क्या रिश्ता है? इतना कहकर रुद्र ने अपनी दोनों बाजुएं को बांधी और एक टक तेजा को देखने लगा। उसकी ये बातें सुनकर तेजा के माथे पर पसीने की बूंदें चुहचुहाने लगी। वो हड़बड़ी में अपने पॉकेट में अपना रुमाल ढूंढने लगा, लेकिन उसका रुमाल नहीं मिला। रुद्र ने अपना रुमाल निकाला और तेजा को दिया। तेजा ने अपने माथे पर की पसीने को पोंछा और चुपचाप सर झुकाकर खड़ा हो गया। क्या समझूं मैं इस खामोशी का? रुद्र ने कड़क आवाज में कहा। आप मुझे गोली मार सकते हैं बॉस, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये सुनकर रुद्र उसे घूरने लगा। मैं अपने मालिक का वफादार हूँ, तो ठीक है, अब ये गोली
आपके सिर में नहीं, मेरे सिर में लगेगी। तंग आ चुका हूँ मैं इस दुनिया वालों से। एक के बाद एक न जाने कितने सारे राज छुपा के रखे हैं आप तीनों ने। बाबूजी को भी भनक तक नहीं लगने दिया आप तीनों ने। बस मुझे वही जानना है। यहाँ से आपकी लाश तो जाने से रही, क्योंकि रुद्र सिंघानिया कभी भी बेगुनाह को सजा नहीं देता है। कहते हुए रुद्र ने बंदूक के मुंह को अपने दिल के पास रख लिया। ये देखते ही तेजा के होश उड़ गए।